मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कोरोजन पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इंट्रोडक्शन पढ़ा था कोरोजन का, कि कोरोजन क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ कोरोजन भी पढ़े थे, जिसमें कि केमिकल कोरोजन यानी कि डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक कोरोजन के बारे में या ड्राई कोरोजन के बारे में जाना था। ड्राई कोरोजन का तो मतलब होता है कि जो एटमॉस्फेरिक गैसें हैं उनके कारण जो कोरोजन हो रहा है, यानी कि मेटल सरफेस का डिके हो रहा है। आज जो कोरोजन हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन और इमर्स्ड कोरोजन और वेट कोरोजन, यानी हम इसको विद्युत रासायनिक संक्षारण या गीला संक्षारण भी कह सकते हैं। गीला इसलिए क्योंकि इसमें मॉइस्चर, नमी या पानी का होना आवश्यक है, और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल या विद्युत रासायनिक सेलों का निर्माण होता है, यानी कि when impure metal comes in contact with moisture or dipped in some aqueous solution, this type of corrosion occurs। और ये जो कोरोजन है इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, ये क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनने के कारण होता है, तो हमें पता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सेल बनने की दो कंडीशन बहुत ज़रूरी हैं। एक तो है कि द्रव माध्यम का होना ज़रूरी है जिसमें से कि करंट पास हो सके, और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर का होना आवश्यक है। ओके, तो दिस टाइप ऑफ कोरोजन ओनली पॉसिबल इफ़ नंबर 1 कंडीशन क्या है, मेटल इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड विच कैन कंडक्ट करंट। नंबर 2 कंडीशन, when there is potential difference between two metals, okay, or formation of such areas of difference in potential at the metal surface। या तो विभवांतर दो धातुओं के मध्य हो सकता है, या एक ही धातु पे अलग अलग ऐसे एरियाज़ या क्षेत्र बन सकते हैं जिनमें कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल हो या विभवांतर हो। तो एक एरिया वहाँ एनोड बना लेगा और दूसरा एरिया कैथोड बना लेगा विभवांतर के कारण। ओके, तो विद्युत सेलों के बनने की ये दोनों कंडीशन आवश्यक है। जब ये दोनों कंडीशन होंगी तो जो कोरोजन होगा दैट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन या वेट कोरोजन। तो ये जो हमने दो कंडीशन देखी, इसमें यदि हम देखें कि नंबर 1 जो है कि मेटल है लिक्विड मीडियम के कांटेक्ट में जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, और यदि पोटेंशियल डिफरेंस भी है दो मेटल्स के मध्य, यानी दो मेटल एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो ये भी हो सकता है कि जो मेटल है वो प्योर नहीं है, वो इम्प्योर है, एक मेटल में दूसरे मेटल की अशुद्धि है। तो किस प्रकार से इलेक्ट्रिक सेल्स बनेंगे ये हम इन एग्जांपल्स में देखेंगे। जो पहला इसमें जैसे कि है गैल्वेनिक सेल एक्शन, जो नंबर 1 कंडीशन हम ले रहे हैं कि लिक्विड मीडियम तो है ही जिसमें से करंट पास हो सकता है, और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू मेटल्स। ओके, तो व्हेन एन इम्प्योर मेटल और टू डिसिमिलर मेटल्स, अलग अलग तरह की जो मेटल्स हैं, इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर आर सराउंडेड बाय कंडक्टिंग मीडियम। यही कंडीशन हम देख रहे हैं कि दो डिसिमिलर मेटल हैं, अलग अलग तरह की धातुएं हैं, वो एक दूसरे के संपर्क में हैं, और किससे घिरी हुई हैं, वो कंडक्टिंग मीडियम में घिरी हुई हैं या रखी हुई हैं। तो ये जो सेल है ये गैल्वेनिक सेल है, यानी कि यहाँ पर जब दो मेटल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं तो उन दो मेटल्स में से जो ज़्यादा एक्टिव मेटल है, जो कि ईज़िली ऑक्सीडाइज हो जाती है यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती है, मुक्त कर देती है, वो मेटल एनोड बनाएगी, और जो लेस एक्टिव मेटल है, या हम कह सकते हैं दूसरी जो इम्प्योर मेटल उसमें मिली हुई है, शुद्ध धातु नहीं है, जिसकी वो इम्प्योरिटी है, वो कैथोड का काम करेगी। ओके, एंड द एक्वस मीडियम एज वर्क एज इलेक्ट्रोलाइट, जो वातावरण की नमी है या पानी है वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। ड्यू टू एनोडिक रिएक्शन मेटल डिज़ोल्व एंड कोरोड, इस तरह से एनोड की जो मेटल है
वो एनोडिक रिएक्शन के कारण या ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है उसके कारण घुलती जाएगी और वो संक्षारित होती जाएगी। तो यहाँ हम देखेंगे जो भी धातु अधिक क्रियाशील है वो क्योंकि एनोड बना रही है और उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए हमेशा संक्षारित भी वही धातु होगी जो कि एनोड है या ज़्यादा क्रियाशील है। ओके, एग्जाम्पल हम देखें जैसे कोरोजन ऑफ जिंक एंड आयरन। ओके, जिंक किस तरह से डिसॉल्व होगा? जिंक अपने बाय पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। Zn gives Zn plus 2 plus 2 electron. If pure zinc is in contact with water, Zn plus 2 ions are formed and electrons form. These electrons reunite and equilibrium is reached. ये जो हमने ये रिएक्शन लिखी है जिसमें कि जिंक Zn plus 2 इलेक्ट्रॉन में चेंज हो रहा है, यदि ये प्योर जिंक है तो जो ये जो रिएक्शन हो रही है यही बैकवर्ड रिएक्शन भी हो जाएगी, यानी कि इसके बाद बैकवर्ड रिएक्शन यदि जिंक आयंस इलेक्ट्रॉन से मिलकर के न्यूट्रल जिंक का निर्माण करेंगे तो इक्विलिब्रियम रहेगा, और जब तक रहेगा जब तक कि कोई भी दूसरी इम्प्योरिटी इसमें नहीं है। तो इक्विलिब्रियम होने के कारण ये रिएक्शन हमको लगेगा कि नहीं हो रही है, देयर इज़ नो लॉस ऑफ जिंक मेटल। यदि यहाँ पर हम देखें कि जिंक में यदि आयरन की इम्प्योरिटी है तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और जिंक आयंस सॉल्यूशन में चले जाएंगे, और जब एक तरह से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। कैथोड जब जिंक क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल है, आयरन एक्ट एज अ लेस रिएक्टिव मेटल। In case of zinc has some impurity of less active metal, equilibrium is destroyed and zinc plus 2 ions go on passing into the solution. Okay, the electrons float towards less active metal. They combine with H positive ion and form from water to evolve H2 gas. तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होगी। वाटर क्योंकि फीबली आयनाइज्ड होता है H आयंस और OH आयंस में, और H आयंस इलेक्ट्रॉन ले करके किस में चेंज हो जाएंगे? हाइड्रोजन गैस में। क्योंकि एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, ये वातावरण लिक्विड माध्यम से कहाँ पहुँच जाएंगे? कैथोड पे पहुँच जाएंगे, और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ले करके जो H आयंस हैं वो हाइड्रोजन में बदल जाएंगे। तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन हो गई, कैथोडिक रिएक्शन, और जो एनोडिक रिएक्शन थी दैट इज़ दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ हम देखेंगे कि जिंक का कोरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि जिंक यहाँ पर एनोड का काम कर रहा है। ओके, दस द मोर एक्टिव मेटल बिकम्स द एनोड हियर एंड कैथोड एंड कोरोड, एंड लेस एक्टिव मेटल प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी बिकम्स कैथोड। जिंक में आयरन की अशुद्धि है, इम्प्योरिटी है, तो इम्प्योरिटी लेस एक्टिव मेटल है आयरन, और जिंक जो है वो मोर एक्टिव मेटल है। इस वजह से जिंक का कोरोजन होगा, आयरन का कोरोजन नहीं होगा। ओके, इन केस ऑफ रस्टिंग कैसे होती है इसकी भी हम थोड़ी सी रिएक्शंस के द्वारा समझ सकते हैं कि उसी आयरन की क्या टेंडेंसी होगी कि आयरन अपने पॉजिटिव आयन देगा और इलेक्ट्रॉन देगा। वाटर से कौन से आयंस मिल रहे हैं हमको? H आयंस, जिससे कि हाइड्रोजन गैस बन रही है। और ये दोनों जो आयंस हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, ये फेरस हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, और यही फेरस हाइड्रोक्साइड वातावरण से ऑक्सीजन लेकर के और नमी लेके फेरस ऑक्साइड में, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड में या फेरिक ऑक्साइड में बदलती जाती है, जो कि रस्ट होती है। ओके, तो रस्ट क्या है? रस्ट इज़ अ पोरस डिपॉजिट, सो मेटेलिक ऑन मेटेलिक सरफेस, सो मेटेलिक सरफेस इज कंटिन्यूसली एक्सपोज टू फर्दर एक्शन। तो क्योंकि हम जानते हैं कि रस्ट कैसी होती है, बहुत ही नाजुक सी एक ब्राउन कलर की
परत आयरन के ऊपर जम जाती है नम माध्यम में रखने पर, और ये बहुत जल्दी, क्योंकि पतली लेयर होती है, ये टूट जाती है और नई आयरन की सरफेस वातावरण के या नमी के संपर्क में आने से लगातार रस्टिंग होती रहती है। एक और एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं कि कैसे गैल्वेनिक सेल बन रहे हैं। डेनियल सेल भी गैल्वेनिक सेल का ही एग्जांपल है, जिसमें कि दो रॉड्स हैं, ए और बी, यानी ए रॉड जिंक की है और बी रॉड कॉपर की है। इन दोनों को हमने कॉपर वायर से कनेक्ट कर दिया है। जिंक रॉड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप है और कॉपर रॉड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप्ड है। ओके, या हम देखेंगे कि जो एनोडिक रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है, वो जिंक का होगा, क्योंकि जिंक क्या बना रहा है, जिंक पॉजिटिव आयन, डाई पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन जब जिंक रॉड पे आ जाएंगे, उससे कॉपर वायर में से होते हुए कॉपर इलेक्ट्रोड पर, और कॉपर इलेक्ट्रोड से कहाँ पहुँच जाएंगे, CuSO4 के सॉल्यूशन में। तो इस तरह से ये सर्किट पूरा हो जाएगा, और एनोडिक रिएक्शन ये है। इसी तरह से कैथोडिक रिएक्शन क्या हो जाएगी, Cu+2 इलेक्ट्रॉन ले करके, यानी रिडक्शन हो जाएगा कॉपर आयंस का न्यूट्रल कॉपर में। हियर जिंक एक्ट एज एनोड and liberates electron and corrode. Copper act as cathode and do not corrode. क्योंकि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ये इसलिए इसकी धातु विलयन में नहीं घुलेगी, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसका कोरोजन नहीं होगा। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि एक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, और एक्टिविटी डिसाइड होती है उस मेटल की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में क्या पोजीशन है, यानी क्या वो हाइड्रोजन से ऊपर है इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में, या हाइड्रोजन के नीचे आती है। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ दी हुई है, इसमें हाइड्रोजन की ऊपर वाली सभी धातुएं एनोडिक हैं और नीचे वाली धातुएं कैथोडिक हैं। ठीक है, ये इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर रखी गई हैं। ऊपर वाली धातुएं जिनका कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी कि ऐसी धातुएं जो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देती हैं, यानी जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन मुक्त करेंगी उतना वो उनका ऑक्सीडेशन होगा। ओके, दूसरा जो एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल एक्शन के अलावा, सेकंड है कंसंट्रेशन सेल एक्शन, यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, क्योंकि बनने की ये कंडीशन है कि ऐसे माध्यम का होना ज़रूरी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता हो। दूसरा, ऐसी मेटल्स का आपस में कांटेक्ट होना ज़रूरी है कि एक मेटल एनोडिक हो और दूसरी मेटल कैथोडिक हो। ओके, तो यदि दो मेटल एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हैं, लेकिन यदि एक अकेली धातु का भी संचारण हो रहा है, तो वो किस प्रकार होगा, वो हो सकता है कंसंट्रेशन सेल बनने के कारण हो रहा है, क्योंकि उस धातु के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन की सांद्रता का मान अलग अलग हो। इस वजह से कंसंट्रेशन सेल बन रहे हैं। यानी कि इफ़ 2 rods of same metal dipped in their solution of salts of same concentration, there will be no flow of electricity. हम देख सकते हैं कि यदि सेम मेटल की दो हम छड़ें लें, उनको सेम कंसंट्रेशन के विलयन में डिप करें और उनको आपस में कनेक्ट कर दें और एक अमीटर लगा दें जो कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो बताए या डिफ्लेक्शन बताए, तो हम देखेंगे कि उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सेल बनने की क्या कंडीशन है, लिक्विड माध्यम का होना ज़रूरी है और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस का। तो क्योंकि उनका कंसंट्रेशन सेम है, सेम मेटल है दोनों रॉड्स का, तो देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस, तो फ्लो ऑफ करंट भी नहीं होगा। लेकिन अब हम यदि क्या करें, दोनों सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, ओके, तो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, दूसरा
कंसनट्रेट सॉल्यूशन हो गया। तो जो रॉड डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखी गई है वो एनोड का काम करेगी, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ की ओर होगा, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ओके, बट व्हेन मेटल सरफेस इज एक्सपोज टू एन इलेक्ट्रोलाइट of varying concentration or partially immersed in electrolyte और and partially exposed to air। ये हमने एक डायग्राम बना के हम समझ सकते हैं कि एक बीकर लिया, इसमें हमने एक जिंक की रॉड डाल दी और उसको आधा पानी से भर दिया। तो जिससे क्या हुआ कि ये जो जिंक की रॉड है आधी तो पानी में डूबी हुई है और आधी पानी से बाहर है। तो हम देख सकते हैं कि जिंक रॉड के आधे हिस्से पे ऑक्सीजन की सांद्रता का मान अलग है और आधे पे ज़्यादा है। जो हिस्सा इसका एक्सपोज है वहाँ पर ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा है और जो हिस्सा पानी में डूबा हुआ है वहाँ पर ऑक्सीजन की सांद्रता का मान कम है। यानी ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया और जो बाहर है, जो एक्सपोज है एयर में, वो कंसनट्रेट सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन पानी के अंदर है तो ये हिस्सा एनोड का काम करेगा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ की ओर होगा, एनोड से कैथोड की ओर। यानी उसका डूबे हुए हिस्से में इलेक्ट्रॉन मुक्त होना या संचारण होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कंसंट्रेशन सेल कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक बीकर में हम सॉल्यूशन भर दें, किसी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भर दें और उसको दो हिस्सों में पार्टीशन करके डिवाइड कर दें। दो रॉड हम यदि डाल दें उसमें, एक दोनों आयरन की बनी हुई रॉड है, एक में हम ऑक्सीजन की सांद्रता का मान बढ़ा दें तो वो कंसनट्रेट सॉल्यूशन है और दूसरा डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें कि ऑक्सीजन की सांद्रता कम है। अब हम देखेंगे कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसमें रखी हुई आयरन की रॉड पे इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे और यही इलेक्ट्रॉन कॉपर वायर में से होते हुए दूसरे आयरन की रॉड पर यानी कैथोड पर आ जाएंगे और वहाँ से सॉल्यूशन में आ जाएंगे। यानी इस तरह से जो आयरन है उसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो एनोड का काम करेगा। यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखी गई जो आयरन की रॉड है वो एनोड का काम कर रही है और जो कंसनट्रेट सॉल्यूशन में रखी गई आयरन की रॉड है वो कैथोड का काम कर रही है। तो इस तरह से कंसंट्रेशन सेलों का निर्माण होता है। जहाँ पर सांद्रता कम है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वो हिस्सा एनोड, और जहाँ पर सांद्रता ज़्यादा है वो हिस्सा उसका कैथोड बनाता है। तो ये जो कंसंट्रेशन सेल है इस तरह से कई जगह पे हम देख सकते हैं कि वहाँ पर कंसंट्रेशन सेल बन रहे हैं और संचारण हो रहा है। जैसे कोई मेटल सरफेस है, उस पर पानी की बूंद है, गीली है वो मेटल सरफेस, थोड़ा सा हिस्सा गीला है उसका, तो गीले हिस्से के नीचे क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी और खुले हुए हिस्से में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो इस तरह से जो पानी की बूंद है या गीला हिस्सा है उसके नीचे का हिस्सा एनोड बना लेगा और खुला हुआ हिस्सा कैथोड बना लेगा। तो उसके नीचे से संचारण होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि संचारण हमेशा कहाँ से होता है, एनोड से। एनोड एरिया जो है वो घुलता है या उसका संचारण होता है। तो ये एग्जाम्पल सभी कंसंट्रेशन सेल कोरोजन के हैं, जिसमें कि एक सिंगल मेटल का भी कोरोजन हो रहा है क्योंकि उसके अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन की सांद्रता का मान अलग अलग है। तो ये हम रिएक्शन देख सकते हैं, एनोडिक रिएक्शन जो कि ऑक्सीडेशन है, आयरन गिव्स आयरन +2 इलेक्ट्रॉन। कैथोडिक रिएक्शन क्या होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है वायर में से होते हुए सॉल्यूशन में आ रहे हैं, यानी पानी से जो H आयंस मिले हैं वो इलेक्ट्रॉन से मिल जाएंगे और किस में परिवर्तित हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस में। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि एनोड पर संचारण होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनने के कारण संचारण हो रहा है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या तो गैल्वेनिक प्रकार के हो सकते हैं या वो कंसंट्रेशन सेल हो सकते हैं जिसके कारण संचारण होता है। थैंक यू।